नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के पाली हिल इलाके में मौजूद हूं, रणबीर आलिया के घर वास्तु अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर। और आप देखें, कल है शादी रणबीर आलिया की और उससे पहले ये सच चुका है उनका अपार्टमेंट, वास्तु अपार्टमेंट। शादी यहीं पर होगी और बताया जा रहा है कि कृष्णा बंगलो से बारात निकलकर यहाँ पर कल पहुँच सकती है। तो आज शाम तक कहीं आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो रही थी, सस्पेंस बरकरार था कि शादी कब है, लेकिन नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर ने मीडिया से बात करते हुए एक वीडियो के जरिए ये कंफर्म ज़रूर कर दिया कि शादी कल ही होने वाली है। लेकिन मीडिया से जो परहेजी है उसको दूर रखते हुए ही ये जो शादी है दो बड़े स्टार्स की, रणबीर और आलिया की, वो होने वाली है। क्योंकि फैंस की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है तो हर खबर छन छन कर सूत्रों के हवाले से मीडिया तक पहुंच रही है। इसलिए शादी की तारीख अंत समय तक ये लोगों को कंफर्म नहीं की जा रही थी, लेकिन अब ज़रूर जो फैंस की बेचैनी है वो थोड़ी दूर होगी कि शादी कल होने वाली है। तस्वीरों के जरिए ये ज़रूर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो करीबी हैं, सिर्फ भट्ट परिवार से जुड़े हुए लोग और कपूर परिवार से जुड़े हुए लोग, वही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज हल्दी और मेहंदी की जो रस्म है वो पूरी हुई यहाँ पर ऋषि कपूर की पूजा के बाद। और उस दौरान भी आपने देखा तस्वीरों के जरिए कि सिर्फ जो परिवार के लोग हैं और जो बेहद करीबी हैं इंडस्ट्री के, वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो शादी में भी बताया जा रहा है कि बेहद करीबी लोग ही आ सकते हैं, लेकिन कुछ घंटों का ही इंतजार करना होगा। कल की भी तस्वीरें हमारे जरिए आप तक पहुँच जाएंगी और तमाम जानकारियाँ जो कि मीडिया तक पहुँचेंगी सूत्रों के हवाले से या फिर आधिकारिक तौर पर अगर वो हमें जानकारी देते हैं। तो थोड़े वक्त का इंतजार और आज क्या कुछ हुआ, कितने लोग पहुँचे थे, उस पर आपको हम तफसील से एक रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं मुंबई के लिए एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई वासियों के लिए बीएमसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के झुग्गियों में रहने वाले या इमारतों में रहने वालों के पास पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचता था, लेकिन 1 मई से अब सभी मुंबई वासियों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के पहले उनके पास टैंकर पहुंचता था, लेकिन अब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो बीएमसी का जो ये बड़ा फैसला है वो क्या है और किस तरह से करीब 20 लाख लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा, सौरभ गुप्ता अपनी इस रिपोर्ट में समझा रहे हैं। हमने ये तय किया है कि 1 मई से पानी की सप्लाई मुंबई के हर नागरिक के लिए होगी। बीएमसी इसका खास ख्याल रखेगी। मुंबई के लोगों के लिए मंत्री आदित्य ठाकरे का बड़ा ऐलान, हर किसी के लिए पानी का कनेक्शन। अब तक पानी का कनेक्शन उन्हीं इमारतों और सोसाइटियों को मिलता था जो सारी कानूनी जरूरतें पूरी कर चुके होती थी। इसकी वजह से एक बड़ी आबादी छूट जाती थी। मुंबई के ऐसे इलाकों में पानी इतना महत्वपूर्ण है कि पानी रखने के लिए यहाँ पे ताला चाबी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे इलाकों में लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी खरीदने में चला जाता है। सिद्धार्थ नगर स्लम में पानी एक बेशकीमती चीज है। हर घर में पानी जमा करने के लिए एक ड्रम है। उनका पानी कनेक्शन 25 साल से अटका पड़ा था। यहाँ रहने वाला जयमाती कहता है वो पानी की भीख मांगते बड़ा हुआ और हर ड्रम पानी की कीमत 40 रुपए पड़ती है। ये ताला चाबी इसीलिए लगाया गया, जिसका पानी नहीं है वो इसमें से चुरा लेते हैं पानी। इस वजह से मजबूरी से इसको ताला मार के रखना पड़ता है लोगों को। तो घर में जेवर जैसे ताला चाबी मार के रखते हैं, वैसे पानी बिल्कुल वो जेवर से भी इम्पोर्टेंट पानी है यहाँ पे। ये ऐसा नीतिगत फैसला है जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा है जैसे सरकार ने लोगों के मौलिक अधिकारों की पुष्टि की हो। आवास निवास की कानूनी हैसियत से अलग। गरीब लोग पानी की खासी कीमत चुकाते हैं, मध्य वर्ग और अमीरों से कई ज्यादा। हालांकि इस कदम से लोगों के निवास की कानूनी हैसियत नहीं बदलेगी, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा। सबके लिए पानी और सैनिटेशन के लिए 12 साल से आंदोलन कर रही पानी हक समिति ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उन्हें उम्मीद है कि मुंबई के लिए चुनावी साल में सभी पार्टियां इस ऐलान का समर्थन करेंगी। मुंबई शहर जो अपने आप को एक ग्लोबल सिटी के पैमाने पे इमर्ज करना चाह रहा है, वो मुंबई शहर में 20 लाख लोगों को कानून और नियमों के आधार पर पानी नकारा जा रहा है। और ये नकारने के खिलाफ हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये फंडामेंटल अधिकार है और दे दो, और सभी को पानी देना ये आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जिम्मा है। उसके बावजूद भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का खुद का ये सोच नहीं बन रहा था कि सबको पानी देना चाहिए। उनका ये डर था कि पानी देंगे तो बस्तियां बढ़ेगी, इलीगल लोग आएंगे। पर सच बात अगर हम देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि अब तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1996 से पानी नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बस्तियां भी बढ़ रही है और ओसी ना मिलने वाली बिल्डिंगों का प्रमाण भी बढ़ रहा है। फिर इन लोगों ने क्या बिना पानी जीना चाहिए?
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा पानी को लेकर किया गया ऐलान को बीएमसी बताता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की तरफ एक प्रयास है और इस माया नगरी में अगर हर घर को पानी का कनेक्शन मिल जाए तो वो यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान कर देगी। कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और भाई बात करते हैं राजस्थान के जिले करौली की, जो कि 2 अप्रैल के सांप्रदायिक हिंसा के बाद से ही खबरों में है और अब वहां पर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी वहां पर गहलोत सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकालने पहुंची है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल करौली जा रहा था, जिसे करौली के बाहर ही रोक दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। मेरा अनुरोध आपसे, प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए। भाजपा का करौली शहर की तरफ कूच। इस न्याय रैली की अध्यक्षता कर रहे थे तेजस्वी सूर्य, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष। करौली गहलोत सरकार के लिए अब एक राजनीतिक चुनौती बन चुका है। इस पे राजनीति तूल पकड़ रही है। करौली में 2 अप्रैल को निकाली गई यात्रा पे पथराव हुआ और 2 समुदायों के बीच झड़प। फिलहाल करौली सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है, लेकिन इसको लेकर राजनीति गर्मा रही है। यहाँ 144 लागू नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। करौली में तनाव के बाद राज्य के कई अन्य संवेदनशील जिलों में रैली, डीजे और झंडा लहराने पे प्रतिबंध लगाया गया। भाजपा इसे भी एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। जहां जहां रामनवमी के धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं, वहां धारा 144 लगाई जा रही है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया और मुझे अचंभा नहीं होता अब जिस तरह से धारा 144 लगाई जा रही है जहां जहां यात्राएं निकल रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, भाजपा को राजस्थान के लोगों की एकता एवं सौहार्दपूर्ण माहौल से ही परेशानी है। ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मन गया। भाजपा के नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए। इसलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रमिक बातें करते हैं, कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं जिससे तनाव बना रहे। लेकिन राजस्थान में चुनाव अगले साल होना है और लगता है अगले कुछ महीनों में राजस्थान में सिर्फ गर्मी ही नहीं, राजनीतिक माहौल भी गरमाएगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की, जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसके बाद बीते 3 दिनों से यहां पर कर्फ्यू जारी है। इसी बीच जो इसके आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एक एक करके जो दंगे की तस्वीरें हैं अब सामने आ रही हैं। खरगोन जिला प्रशासन ने कल तक 52 संपत्तियों को ढहा दिया। इसमें पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घर भी शामिल हैं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अतिक्रमण की जमीन पर भी पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए गए? ये खरगोन का खसखसवाड़ी इलाका है और हसीना भी यहाँ पर अपने, इनकी आंखों में आंसू है बेबसी के और हाथ में वो तस्वीर है जिस पर उनको प्रधानमंत्री आवास का ये घर मिला था। वैसे ये घर अब तस्वीरों में ही है, क्योंकि घर की जो हालत है वो मेरे कैमरा पर्सन रिजवान आपको दिखाएंगे। घर ज़मींदोज़ हो चुका है। कई मकान यहाँ पर सरकार ने कहे लगभग 52 मकान और दुकान अभी तक खरगोन में उसको बुलडोज़र उस पर चला है। पर ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर था जो 2019-20 में उनको मिला था। लगभग 2.5 लाख रुपए इनके खर्च हुए हैं। ये अभी भी कांप रही हैं, इनकी आंखों में आंसू है। सारे दस्तावेज़ इनके बेटे अमजद के पास हैं जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। 5 से 7 लोगों का इनका परिवार है और अब ये समझ नहीं पा रही हैं इस घर के पीछे एक बरसाती लगाकर वो किसी तरह से रह रही हैं। आप अगर बात करने की स्थिति में हैं, ये घर आपको कब मिला था, कितनी किस्त मिली थी? हमको 1 लाख की किस्त मिली जी। 1 लाख की एक मिली, 50,000 की एक मिली। अच्छा। हमने उधार पाव भी करे हैं। अच्छा। हमने बनाने वास्ते करे कि हम अपना बन जाएगा तो अपन अच्छे से रहेंगे, पर हमारा अच्छा से क्या करा उन्होंने, हमारा बहुत ही खराब काम कर दिया। हमको दूर छोड़ दिए सर, मार मार के। हम कहाँ जाएंगे? आप मत रोइए, देखिए आप रोती हैं, जमीन भी दिए। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घर को आखिर क्यों ढहाया गया, ये सवाल जब हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने खरगोन के कलेक्टर से पूछा तो सुनिए उनका जवाब क्या था।
खसखसवाड़ी में एक प्रधानमंत्री आवास में बना हुआ घर है, अगर वो गैर कानूनी ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर था तो उसको इंस्टॉलमेंट्स मिली ही क्यों? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें। एक है, उनका नगर पालिका भी 8 महीने पहले भी नोटिस दिया, उनका घर के अंदर कुछ और प्रयोग कर रहा है और रहते कहीं और है। और दूसरी चीज़, वहाँ पट्टा तो हमने दिया नहीं है, उसका नोटिस जो है तहसील ऑफिस से भी दिए हैं। और दूसरी चीज़, वो उसकी जो वैल्यू है ज़मीन की, वहाँ लगभग 2 करोड़ की वैल्यू है, एंड उनका रहता कहीं और है और बनाता कहीं और है। इट्स अ टाइप ऑफ ट्राइंग टू एनक्रोच दी जो है गवर्नमेंट लैंड। सो उनको सही जहाँ उनका पट्टा है या जहाँ उनका मकान है वहीं बनाना चाहिए। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के छावला इलाके में एक फार्म हाउस के केयरटेकर की गोकशी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। उसके 2 साथी भी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मौके से मांस के अवशेष पाए गए हैं, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। 40 साल के राजा राम की पत्नी जासो और उनके 4 बच्चे बेसहारा हो गए हैं। सोमवार सुबह तड़के जब पूरा परिवार सो रहा था, उसी समय राजा राम पर कुछ कथित गौरक्षकों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 और लोग घायल हो गए, लेकिन राजा राम की इतनी पिटाई हुई कि उसकी मौत हो गई। राजा राम का शव अभी भी अस्पताल में है। पुलिस ने उसकी पत्नी को ये तक नहीं बताया कि उसकी मौत हो गई है। जाशो का कहना है कि गौ हत्या की बात बिल्कुल झूठी है। हमें तो पता नहीं, हमें तो आदमी ने उठाए थे, मैं बेहोश पड़ी थी। अच्छा, आप लोग सो रहे थे यहाँ पर? बेहोश थे हम, तो पता नहीं था इसने सोने के बाद क्या मारा नहीं मारा तो ही पता नहीं। राजा राम कहाँ पर थे उस समय? वे रात में मच्छरदानी में बाहर सोए हुए थे सर। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि राजा राम ने गाय काटी यहाँ पर या गाय कटवाते थे वो यहाँ पर, ये क्या? नहीं सर, कुछ नहीं करवाते थे, वे बीमार रहते थे बहुत ज्यादा, मैं बहुत सेवा करती थी बस। अच्छा, राजा राम इसी फार्म हाउस में केयर टेकर थे। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस का बयान भी संदेह के घेरे में है। पुलिस का दावा है कि उन्हें सोमवार सुबह फार्म हाउस में गोकशी की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गोकशी के आरोप में राजा राम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी की मेडिकल जांच के बाद उन्हें थाने लाया गया। थाने में एक आरोपी शानू ने बताया कि गौकशी के दौरान उनकी कुछ लोगों ने पिटाई की है। इसी बीच आरोपी राजा राम की तबीयत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन राजा राम के कातिल अब तक फरार हैं। खास बात यह है कि राजा राम के फार्म हाउस में कई गायें हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि इन गायों की वो सेवा करती हैं और दूध बेचकर अपना गुजारा करती हैं। राजा राम का 14 साल का बेटा भी गुरुग्राम की एक गौशाला में काम करता है। कि 2 साल से मैं यहाँ पे जाने लग रहा हूँ, तो ऐसा कभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे अचानक कैसे हो जाएगा? अच्छा, बस इनका ये था कि भाई ये गाय बेचते भी थे, खरीद भी लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना ही था इनका, और कुछ नहीं था। गायों की सेवा कर रहे थे यहाँ, और ये गाँव की सेवा करते थे बस। अच्छा, उनका यानी एक तरह से ऐसा था कि दूध वोध बेचते थे अपना, उसी से गुजारा कर रहे थे। अच्छा, ये आरोप लगा रहे कि गाय काटते थे यहाँ पर फार्म हाउस में, ये सब क्या है? नहीं सर, ये तो देखो एक इल्जाम लगाने वाली बात है, यानी गुमराह किया जा रहा है हर चीज से। राजा राम के शव के पोस्टमार्टम से उसकी चोटों का पता चलेगा। फिलहाल राजा राम को मौत की नींद सुलाने वाले कथित गौरक्षक फरार हैं। राजा राम उस भीड़ के शिकार हो गए जिसने ये खुद तय कर लिया कि राजा राम गुनाहगार हैं और उनको मौके पर ही सजा दे दी। अब राजा राम के परिवार में उनके 4 छोटे बच्चे और उनकी पत्नी हैं, जो इस सुनसान इलाके में अकेले हैं। इनके घर में अब ना तो कोई कमाने वाला है और ना ही इनकी देखभाल करने वाला। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कुछ समय में बीएमसी चुनाव होने हैं और उससे पहले बीएमसी के स्कूलों का चेहरा बदला जा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि बीएमसी के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन्हें स्टॉक मार्केट का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। देखिए क्या है पूरी खबर। मुंबई के नगर पालिका स्कूलों में अब बच्चों को मिलेगा शेयर मार्केट का ज्ञान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बीएमसी के बीच एक समझौता हुआ है। जून से बच्चों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मदद से शेयर बाजार के कामकाज और बैंकिंग का बेसिक पाठ पढ़ाया जाएगा। 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों से इसकी शुरुआत होगी। हमने 8वीं और 9वीं का खुद के टीचर्स ने जो आर्थिक बात होती है उसका एक सिलेबस बना लिया, एक बुक बना लिया है, एक सिलेबस ही बना लिया। तो हर महीने में बच्चों को ज़्यादा
उनकी पढ़ाई होते होते भी हंसते खेलते हुए उनको सीखना चाहिए, इसका कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने हर महीने में सिर्फ 1 घंटा फाइनेंस लिटरेसी का हमारा लेक्चर दिया जाएगा। तो ऐसे एक महीने में 2 बार 2 घंटे हम इनको पढ़ाएंगे। आजच्या दिवसात, आजच्या काळामध्ये जर हातात पैसा नसेल तर तुमच्या हातात काहीच येऊ शकत नाही। जर आपल्याला देशाला आज के जमाने में अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो अपने सेविंग्स बढ़ानी पड़ेंगी। सही जगह निवेश करना जरूरी है। रिटर्न्स कैसे लाना चाहिए, डिविडेंड्स कैसे लाना चाहिए, इसलिए आज से हम ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम 8वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएंगे और वो बच्चे 3 साल बाद 18 के हो जाएंगे और 3 साल बाद हमारा स्टॉक एक्सचेंज 150 साल का हो जाएगा। उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में निवेश में क्या होता है वो हम इन बच्चों में देखेंगे। यही मेरा सपना है। या स्टॉक एक्सचेंज मध्ये इन्वेस्टमेंट काय असते ती आपल्याला यांच्या हाती बघायची। बच्चों को आर्थिक ज्ञान देने से पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग जारी है। अभी तक हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना था लेकिन कभी अंदर तक गए नहीं थे। तो कल हमारा पहला एंट्री हुआ था स्टॉक एक्सचेंज इसमें, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा ही लगा। अगर बच्चे आगे जाके इसमें थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करेंगे तो उनके लिए लाभदायक ही होगा। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी अपने स्कूलों का चेहरा बदल रही है। एसएससी बोर्ड के साथ साथ अब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की शिक्षा को भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों तक पहुंचाने का काम हुआ है और अब आर्थिक साक्षरता का पाठ एक नया कदम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।